मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और एक ही दिन रह गया है और आज भी ऑब्वियसली तमाम लोगों की छुट्टियां हैं क्योंकि आज हज का दिन है और एक दिन आगे चल रहा होता है मामला। कल हमने देखा था कि सऊदीया के अंदर रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफ़ा, उसकी अदायगी थी और फिर आज जो है वो आज हमारे पास वो दिन है और फिर उसके बाद कल के रोज़ बकरा ईद है यानी कि ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के साथ साथ उसको ईद कुर्बा भी कहते हैं। तो 3-4 छुट्टियां एक साथ आ गई हैं इस कौम की ना, इस कौम को मिल गई हैं छुट्टियां और इन छुट्टियों के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है, सबका ख्याल रखना है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है और उसके बाद सबसे बड़ा एक पैगाम है, आलाइशों को आपने अपने घरों के आगे नहीं छोड़ना है, गली के कॉर्नर तक या उस मुकाम तक जरूर पहुंचाना है जहां से ये डीएमसीज और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो यहां से आगे मुंतकिल करेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सफाई निस्फ ईमान है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपने ये सब देखना है कि अपने घर के आगे आप कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो फिर वहीं पर आप जैसे सफाई सुथराई के जो इंतजामात होते हैं वो अच्छी तरह करें। वो चूना डालते हैं, क्या करते हैं कि जिसकी वजह से बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा गहरा पॉइंट है कि जब ब्लड पूरा फैला हुआ होता है, खून जमीन पर होता है तो उसको ऐसे नहीं आपने पानी से धो के पूरी नदियां बहा देनी है खून की, चूना डाल दें, उससे जो है वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके बाद पे उसके ऊपर बजरी या मिट्टी डाल के उसको वहीं सूखने का मौका दें। आप भी 3 छुट्टियों पे जा रही हैं? नहीं, मेरे तो सेकंड डे यहाँ पर आप लोगों के साथ ही होगा। हम लोग एज यूजुअल ईद का प्रोग्राम है। हाँ, ईद का हमारा थर्ड डे जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत जबरदस्त। हम लोगों ने क्यों फर्स्ट डे भी हमारा, हमने वहाँ फर्स्ट डे भी लाइव करना है, फर्स्ट डे भी लाइव करना है और थर्ड डे भी लाइव करना है। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त आपको लगेगा। ईद शो हमारा बहुत जबरदस्त गेस्ट हैं ईद और ये बड़ा अफसोस है मुझे ना कि मतलब छुट्टियां सब एंजॉय कर रहे हैं, मेरे सारे बहन भाई छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, घर पे वालिदैन कहते हैं तुम्हारी तो छुट्टी होगी। मैं कहता हूँ नहीं माँ, हर किसी की छुट्टी नहीं होती है। बहरहाल अफशीन की एक बात है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब अफशीन बैठी हो मॉर्निंग स्पॉट के अंदर हमारे साथ तो वो करती हैं आगाज अच्छी बात से। अफशीन जब आप नहीं होती ना तो आपकी एक किताब है, उस किताब के इख्तिबास नंबर 636 में से मैं पर्चा निकाल के बताता हूँ। अच्छी बात है, कल भी जिस दिन आप नहीं थी और आप माशाल्लाह आते थे तो आपकी किताब खोल के 636 सफा जो था उसमें से अच्छी बात मैंने कल बताई थी, तो अफशीन को बताना जरूरी है। किसी फैन ने अफशीन को बता दिया कि बिलाल भाई चुराते हैं आपकी अच्छी बात है। कल तो 636 सफा नंबर बिलाल ने पढ़ दिया, अब 637 सफा नंबर से मैं आपको अच्छी बात बताने जा रही हूँ। और अच्छी बात आज की यह है कि हम दूसरों को बदलने की फिक्र में रहते हैं, कभी खुद को बदल के देखें, दुनिया खुद बदलती हुई महसूस होगी। इंसान की फितरत है कि वो मुआशरे, हालात या दूसरे लोगों के रवैयों में तब्दीली चाहता है, लेकिन अपने अंदर झांककर कम ही देखता है। सही बात है, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब अपने गिरेबान में आप झांकते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे ज्यादा बदमाश तो आप ही हैं, सारी खराबियां तो आपके अंदर ही हैं, सारे मसले आपके अंदर ही हैं। अगर एक मसला आपको लग रहा है कि दूसरे के अंदर है, ठीक है, अब वो गलत हो सकता है, फिर वही मसला आपको लगे तीसरे के अंदर है, हो सकता है वो भी गलत हो, फिर वही मसला लगे कि चौथे के अंदर भी है, तो फिर आप जरा आईने के सामने जाएं, मुंह धोकर जाएं। अच्छा बिलाल, मैंने ये चीज नोट की है कि इंसान के अंदर ये फितरी एक है कि वो अपने आप को ना हमेशा विक्टिम ही समझता है। वो चाहे बैक्टीरिया होता है, वो चाहे कत्ल भी करेगा ना तो वो ये कहेगा यार मैं राइट पर हूं, मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया। ये खास इंसान होते हैं, उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, छोटा सा कीड़ा ना, तो वो ये बार बार बता रहा होता है आपको कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है। लेकिन आप एक इंसान को देखें, दूसरे को देखें, तीसरे को देखें, जब तीनों में आपको वो सेम एक ही किस्म की बीमारी नजर आ रही है तो बेसिकली वो बीमारी उन इंसानों में नहीं है, वो बीमारी आपके अंदर है। और ये अंदर ही होती है जब इंसान खुद में बेहतरी लेकर आता है ना, यानी कि सच बोलना शुरू करता है, नरम लहजा इख्तियार करता है, दयानत बर्दाश्त से काम लेता है, तो उसे लगने लगता है कि दुनिया फिर से बेहतर होना शुरू हो गई। असल में होता यह है कि दुनिया वही रहती है मगर हमारा नुक्ता नजर यानी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक दफा आप अच्छे बनने की कोशिश करें तो आपको अपने आसपास हर कोई अच्छा लगने लगेगा, तो वो आपके रवैये का भी असर होता है। जब ज़ाहिर लोग देखेंगे कि इसके रवैये में तब्दीली है तो बहुत अच्छा है, तो लोग खुद ब खुद आपसे अच्छी तरह ही बात करेंगे और इस तरह आपको पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। पहले खुद को बदलिए, यकीन कीजिए दुनिया वाकई आपके मुताबिक हो जाएगी। ज़बरदस्त। और कुछ खूबसूरत बातें अफशीन जिस तरह से करती हैं वो तो चलती ही रहेंगी। आज के पूरे प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों का, उन बातों का खुलासा भी आपके सामने रखें, लेकिन आज टॉप स्टोरीज भी बहुत सारी हैं। पहले थोड़ा सा इंटरनेशनल खबरों को शामिल कर लेते हैं, फिर थोड़ा नेशनल खबरों पर आएंगे और फिर
उसके बाद कोशिश ये कर रहे हैं कि कराची शहर में है बैठे हुए, तो कराची की तरह से बात करें कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा एक शहर है, बहुत ज़्यादा बड़े तादाद के अंदर कुर्बानी होती है। उन कुर्बानियों की जो आलाइश जानवरों की होती है उसको ठिकाने लगाने का काम होता है DMCs के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास। और हमारे बड़े चैंपियन किस्म के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, और उनके चैंपियन से ही भाई हैं जो कि डिप्टी मेयर हैं। भाई मतलब सियासी भाई ना, सेम पार्टी के भाई हैं, सलमान मुराद अब्दुल्ला। तो इन दोनों से कोशिश करें कि कुछ बातचीत हो जाए, इनसे राब्ता हो जाए। तो हम इसके हवाले से हम बात करेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से उन्होंने जो है उनके क्या टारगेट्स हैं ईद उल अजहा के बाद, किस तरह से वो अलाइशे को ठिकाने लगाएंगे और किस तरह पूरे कराची को साफ सुथरा करके दिखाएंगे। और फिर और भी नुमाइंदगान है हमारे मुल्क भर से, उनको भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या इंतजाम किए गए। बहरहाल इंटरनेशनल खबरों से आगाज कर लेते हैं। जी अफशीन जी, सबसे पहले हम आपको बताएं कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बिल्कुल, मक्का मुकरमा की मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात हुए हैं। लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की है, जबकि ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आलम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मजलूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। और मस्जिद अल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की है। मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और हुजाज कराम हज के अहम रुकन रमी और जमरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे थे। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि अगर हमें जाने का मौका मिलता आप कंकरियां ही मारेंगी या और भी कुछ हाथ में आएगा तो शैतान को मारेंगी? बहरहाल तो अफशीन ने कहा नहीं, मैं कंकरियों पे ही जो है मैं बिल्कुल मैंने यही इनको बताया कि जो है ना जितना कहा गया है उतना ही करेंगे हम। वीडियो देख रहा था। लेकिन जो है कि रमजान के वक्त जब आता है ना तब इंसान को पता चल जाता है कि वो शैतान के सारे काम है या वो खुद ही अपने अंदर बहुत बड़ा शैतान है। तो इसलिए हम सारा दोष शैतान को नहीं दे सकते। जब कंकरियां मारेंगे हम तो हमें खुद को भी उस वीडियो में ये था कि वो एक चाचा जी थे, वो कंकर मारने के साथ साथ उनके हाथ में मैंने भी देखी वो भी उठा के फेंकते थे। जी, वो बड़े गुस्से में थे। शैतान को जाके लगेगी डायरेक्ट। बस वही बात ना जो हमने आगाज में अपने प्रोग्राम के कही कि इंसान को पहले खुद को बदलना चाहिए, फिर किसी दूसरे पर उसने ठीक है उनको गुस्सा होगा शैतान पर, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि उनसे ये जाहिर इंसान गलती का पुतला है, खता का पुतला है, लेकिन ये कि सारा कसूर सिर्फ दूसरे या शैतान को नहीं देना चाहिए। हमें खुद को भी अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। उसके बाद कुर्बानी भी और हल्क या कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक भी अदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हुज्जाज तवाफ़ ज़ियारत और सही मुकम्मल करेंगे, तो दैट विल बी अ कंप्लीट हज। हाँ, अच्छा, ये हल्क या कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक अदा करेंगे। हल्क या कसर क्या है? देखिए, कसर का जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वकूफ़ अरफा के अंदर फिर वो क़याम करते हैं और फिर जब सफ़र होता है तो ये बेसिकली ट्रैवलिंग है, तो फिर आप नमाज को कसर करते हैं, यानी कि 4 रकत को आप 2 रकत पर ले जाते हैं, 3 रकत को आप 2 रकत पर ले जाते हैं, और फिर जब नमाजों को कंबाइन किया जाता है तो वो जो हालत है उसको कसर कहते हैं। तो कसर बेसिकली जब ये कुर्बानी होगी उसके बाद कसर होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप सर मुंडवाते हैं और जो ख़वातीन हैं वो अपनी कोई ना कोई एक जुल्फ कटवाती, जैसे मुफ्ती साहब ने हमें बताया था कुछ एक, तो ये वाले मामला जो है वो कुर्बानी के बाद होते हैं। सही, बहुत बेसिकली ये अच्छी बात बताई आपने। हो जाएगा जबकि आगे बढ़ेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शामिल करते हैं खबरों के अंदर। शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह से सऊदी अरब पे 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं और हमने आपको कल भी बताया था कि वो ईद वहीं पे करेंगे। पूरा डेलीगेशन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ हैं, साकडार भी हैं और पूरी जो उनकी काबीना है वो मौजूद है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आला सरकारी वफ्द और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा सऊदी अरब के शहर जद्दा इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अच्छा, डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म और वफ्द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री की सआदत भी हासिल करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्किल है और मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहिमी ताउन के फरोग पर अहम गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के अलावा उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और इलाकाई अमन सलामती समेत अहम शोबों में भी 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत
मजबूत बनाने पर गुफ्तगू होगी। तो ये भी हमारे वही उसी दौरे का, उसी मिशन का हिस्सा है जिसमें हम पाकिस्तान के पॉजिटिव दौरे से मुझे लगता है मोदी को बहुत दौरे पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं यही बताने जा रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है हर जगह अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहा है, हर मुल्क में जाकर, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हर जगह पाकिस्तान जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है और बता रहा है कि भाई इस जंग में इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपना दिफा का हक रखता है। बाकी ये कि सिंतास माहिदे पर जिस तरह से इंडिया खिलाफ वर्जी करे, तो अब पाकिस्तान हर मुल्क जाकर अपनी नुमाइंदगी भी कर रहा है और दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी बातचीत कर रहा है। मेरी एक पेशकश है कि अगर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, ममालिक हैं, वहाँ पर जो दौरे हो रहे हैं, उनसे अगर मोदी को किसी किस्म का भी दौरा पड़ता है तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि कल हमारे पास यूरोलॉजिस्ट आए थे, अगर किडनी पेन होता है मोदी को तब भी यहाँ पर आके इलाज करवा सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे पैनलिस्ट, अगर दिल में दौरा होता है और दिल में तकलीफ होती है तो भी आ सकते हैं, और जिस्म के किसी हिस्से में भी तुम्हें दौरा पड़ जाए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। पिंडी गेट नंबर 4 से जो है वो इलाज का आगाज होगा और कराची के साहिल तक, वो कहते हैं ताबे खा के साहिल तक, तो कराची के साहिल तक यहाँ से लाहौर के नहीं, कराची के। लाहौर में नहीं जाना, लाहौर का जो साहिल अभी वो तुम लोगों ने तबाह किया था तो मरम्मत करें थोड़ी बहुत वहां पर, उसके बाद लेकिन कराची का जो साहिल है यहाँ पर आए, आप बैठे, यहीं से आप दोस्त में भेजेंगे ना, आप दोस्त में बिठा करना सीधा बिल्कुल, वो जो ख्याली शिप आपने यहाँ तक के भेज दी थी वो उसी में बिठा के आपको वापस भेज देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है, और मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, फुटेजेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत का मौक़िफ़ था कि मक़बूज़ा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है, 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। और बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था अफशीन, और मैं पूरी कौम को बता दूं, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम फॉरेन मिनिस्टर सो फार, जो उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है, जो उनकी बात करने का अंदाज है, और जो जिस सतह पर वो पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक शख्स देखा था जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाना थे, वही पावर बात करने की, वही वर्ड्स का चुनाव, और सेम पर्सनालिटी, सेम पर्सपेक्टिव यही लेकर चल रहे हैं। और जाहिर है बाहर के पढ़े हुए हैं तो उन्होंने अपनी तालीम और तरबियत का भी इज़हार किया। ये भी मैं जिक्र बाहर के पढ़े हुए हैं लेकिन बाहर नहीं पढ़े हुए, पढ़े हुए यही है, मुल्क को कौम की खिदमत पढ़े हुए यही है। अच्छा देखिए ना, अब इंडिया भी अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पछता रहा होगा, क्योंकि पहले वो कश्मीर को किसी तरह दबा देता था इस मसले को, लेकिन अब क्योंकि दुनिया ने तस्लीम कर लिया, अमरीकी सदर ने कहा है कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है, तो अब उसको भी कहना पड़ रहा है कि दो तरफा तनाज़ा है। वरना वो कहता था ये भारत कश्मीर जो है भारत का टूटा है और कोई बात नहीं करता था और अपनी वही मोनोपोली कर रहा था। तो अब जेके उसको अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ना सिर्फ उसको दुनिया भर में जगहसाई का सामना करना पड़ा, बल्कि साथ में वो अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अब वही अपने पैरों पर उसने कुल्हाड़ी मारी है। जी बिल्कुल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि भारत को पाकिस्तान से हजारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल पैदा होते रहेंगे, जबकि भारत बात ही नहीं करेगा तो मसला कैसे हल होगा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं है, बिल्कुल कोई किरदार नहीं, और पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की है। भाई अगर तुम इतने साफ हो, अगर तुम्हें कोई डर नहीं है तो तुम आओ ना। पाकिस्तान तो तुम्हें कह रहा है कि गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश करेंगे, आप अपने ही लोगों से इंक्वायरी करवाएं, बल्कि कोई न्यूट्रल शख्स से इंक्वायरी करवाएं, ताकि ना आपकी वो साइड ले ना हमारी साइड ले, और बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी आ जाए। और भारत ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार भी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। यानी कि पहले वो जाते हैं भागे भागे अपने अब्बू के पास और जाके कहते हैं भाई हमें बचाओ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हम मारे जा रहे हैं, हमारे सारे जहाज गिर रहे हैं। और अब जब ट्रंप ने मीडिएट करके सुलह सफाई करवा के उनको पाकिस्तान को रोक दे कि नहीं भाई मजीद भारत की कुटाई ना लगाएं आप, तो अब जो है वो बड़ी बड़ी आगे से भड़के मार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा।
तो ये तो देखा जाएगा और वक्त बताएगा कि किसके पास वक्त नहीं है और किसके पास अच्छा, है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब भी सहाफियों से बात करते हैं तो उनका एक बड़ा चुलबुला सा अंदाज होता है ना। तो अभी मोदी के हवाले सवाल क्या था, मोदी की अगर धोती ढीली करने में थोड़ा बहुत भी अगर किरदार किसी का रहा है ना, तो उसमें सबसे अव्वलीन फहरिस्त जो रही है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रही। उन्होंने कहा ये तो टीमो वर्जन है और वो कॉपी है नेतन्याहू की ना, कॉपी करा दी लेकिन टीमो वर्जन ना। बहरहाल से टीमो की मार्केट को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन लोगों ने भी तबसरे किए उसके ऊपर। जब आप ट्विटर पे जाते हैं तो ट्विटर ट्रेंड चल जाता है, तो लोगों ने सराहा इस तरह से कि भाई इनकी भुट्टो साहब के जो नवासे हैं बिलावल साहब, इनकी जो ऑक्सफोर्ड की डिग्री है वो कहीं ना कहीं काम है। लेकिन देखिए इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑक्सफोर्ड की डिग्री, उनका एक अंदाज है। देखिए शेख रशीद साहब का एक अंदाज है बात करने का। शेख साहब भी गायब है आजकल, बिल्कुल वो हमेशा आके कोई ना कोई ऐसी इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी उस अंदाज को अपनाया है कहीं ना कहीं। बिलावल भुट्टो का लेकिन अपना अंदाज है, लेकिन वही अंदाज आप देखती हैं कि कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब में भी है। जब वो बात करते हैं, जब उनके स्टेटमेंट होते हैं तो वो किसी जुमले में फंस नहीं पाते। दूसरी चीज एक ह्यूमर क्रिएट हो जाता है, सहाफियों के अंदर कहका लग जाता है। बिलावल साहब से किसी ने पूछ लिया कि भाई आजकल आपकी डाइटिंग बड़ी अच्छी चल रही है, वजन कम कर रहे हैं आजकल आप, माशाल्लाह। आप देखिए हॉलीवुड स्टार लगने लगे हैं, जॉ लाइन पूरी आ गई है, खड़ा नक्श उनका सामने बात होना भी चाहिए हमारा। समबडी आस्क के भाई आप डाइटिंग कर रहे हैं तो कोई टिप्स वगैरह दे दें। तो हमारे जवान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि आप चीनी छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें। ये बिलावल साहब की टिप्स पर मैं भी अमल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि खाने पीने के बगैर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान में कलअदम BLA और TTP को सपोर्ट करा है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। उन्होंने कहा है कि भारत जो है पाकिस्तान में कलअदम BLA, जो जाहिर है आपने देखा होगा बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे कलअदम BLA और TTP का हाथ है, जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है। ये फोरम पे, आलमी फोरम पे ये बात की है और इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए और भारत को भी अब समझ आना चाहिए कि उसकी ये सब हरकतें सब दुनिया नोट कर रही है। बिल्कुल, और जरा भारत से निकल कर आते हैं और जरा कुर्बानी के ऊपर बात करते हैं। जो कुर्बानी का दिन है, कल का रोज कुर्बानी का दिन है, महज एक रोज की दूरी। बिल्कुल, तो कुर्बानी के बड़े दिन से महज एक रोज की दूरी शहरियों की जानिब से जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख तेज हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। ले लिया आपने जानवर? आज तक नहीं, आज की डेट में नहीं मिला और इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि चांद रात है और चांद रात को मैं जाऊंगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था मैं व्लॉग बनाऊंगा, तो मैंने अपने व्यूअर्स को भी कहा था, या टीम के व्यूअर्स को, कि हम व्लॉग बनाएंगे और मेरा आपसे वादा है कि आपका भाई जानवर जरूर खरीदेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अम्मा अब्बा चांद रात पर और ना किसी भी बेचारे व्यापारी को पकड़ेंगे जो कि अपने जानवर जबरदस्ती बेचना चाह रहा होगा और उसे बेइंतहा कम कीमत पर आराम से लेकर आ जाएंगे। मैं रोना शुरू कर दूंगा, मैं रोना शुरू कर दूंगा, बोलेगा भाई अगर मुझे कुर्बानी का जानवर नहीं मिला तो अम्मा अब्बा ने मुझे कुर्बान कर देना है। एक महीने से मैं कुर्बानी का जानवर ढूंढ रहा हूँ। जितने पैसे कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, सारे व्यापारी होशियार हो जाएं क्योंकि अब बिलाल आ रहे हैं और मंडी में उनको अपना जानवर खरीदना है कम से कम कीमत पर और बेहतरीन जानवर इंशाल्लाह खरीदेंगे। जबकि हर तरफ खरीदारों का रश है और व्यापारियों की जानिब से जानवरों की नुमाइश ने मंडियों की रौनक जो है वो दुबाला कर दी है और बढ़ गई है। जबकि मुनासिब कीमत में सेहतमंद और खूबसूरत जानवर की तलाश फिलहाल जारी है। हाँ, कोई बछड़े को तोड़ रहा है तो कोई बछिया को घूर रहा है, कहीं बकरे के सींग पसंद किए जा रहे हैं तो कहीं दुम्बे की जसामत पर बात बन नहीं पा रही। मगर जब दिल को भाने वाला जानवर नजर आता है तो कीमत सुनकर कदम पीछे हट जाते हैं। शदीद गर्मी भी खरीदारों के जोशो खरोश को कम ना कर सकी। छोटे बड़े सभी मवेशी मंडियों में शरीक हैं। खुशी और तजस्सुस उनके चेहरों से आया है। वालिदैन जानवर पसंद करे ना करे, बच्चों की पसंद का खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो आपने बिल्कुल हमारे घर में जो बच्चे है ना उनके हिसाब से हम बकरा लाते हैं ताकि उस बकरे के सींग ना हो। अच्छा, हाँ, मारने हाइट उनसे थोड़ी सी मुनासिब है। बहुत पहले से हमने खरीद लिए थे ना अच्छा, अभी से नहीं, बहुत पहले से खरीद लिए थे ताकि वो बच्चे उनसे खेल भी सके, थोड़ा सा हमसे मानूस भी हो जाएं। दो पेशे हैं जो मैंने सोचा कि मैं इस साल से शुरू करने की कोशिश, एक व्यापारी का पेशा, दूसरा कसाई का। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि कसाईयों के तो रिश्ते भी बड़ी जल्दी आते हैं। अच्छा, ये क्या? ये 3 दिन का सीजन, आप 3 दिन का सीजन रख लें आप, और सीजन के बाद फिर आप देखें उनके रिश्तों की भरमार होती है। मेरे ख्याल में ये आप अपनी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। बहरहाल शहर कायद में बोरा बरादरी मजहबी
मजहबी अकीदत और एहतराम से ईद उल अज़हा मना रही है, जबकि बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात भी हुए हैं। खुतबा ईद में उलमा कराम ने कुर्बानी की अहमियत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को खराज तहसीन पेश किया है। बिल्कुल, हमें कुर्बानी करते हुए सुन्नत इब्राहिमी को ख़ास तौर से जहन में रखना चाहिए और सिर्फ हमें ये जानवरों की मंडी और ये सब इन चीज़ों में पढ़ के असल जो इसकी रूह है कुर्बानी की वो नहीं भूलनी चाहिए। तो शहर में बोहरा बरादरी सुन्नत इब्राहिमी मसरूफ़ है, सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। अच्छा, ये एक दिन कबल हमसे ईद मना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक दिन पहले होते हैं। और ज़रा सा बात कर लेते हैं कुछ जेल खानाजात की भी। IG जेल खानाजात पंजाब मियाँ फारूक रज़ी ने ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए खुसूसी मुलाकातों के इंतजाम के हवाले से तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को मरासला भी जारी कर दिया है। वाह। और पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों, हवालातियों, खवातीन और 9 असीरान को ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने करीबी अजीजों से मुलाकात की इजाजत होगी। मुलाकात सिर्फ वालिदैन, बहन भाई, बेटा बेटी या बीवी से कराई जाएगी। दीगर रिश्तेदार या दोस्त शामिल नहीं होंगे। अच्छा, ये जरा खबरदार रहें, जैसे जो जलजले के झटके थे वो लांडी जेल में आए थे, अडियाला में नहीं आए थे, तो इसी तरह ये वाली जो शिक़े लागू अडियाला पे नहीं होती है स्पेशल मुलाकातों की। बहरहाल जो है वो इजाज़तें नहीं दी जा रही हैं। ये आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है वो बड़ा मुश्किल वर्ड है। अफशीन, अगर आप पढ़ के बता सकें। मुलाकात इंटरव्यू शेड में होगी, उसके बाद क्या लिखा है? हमारे साथ होता है, काउंटर सामने होता है। ड्यूरी में इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा। लवाहिकीन की जानिब से लाया गया खाना मुकम्मल तलाशी के बाद कैदियों को दिया जाएगा। मतलब बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, खाने वाने की चेकिंग होगी और सिर्फ करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, बेटी और बीवी, माँ बाप, इनसे सिर्फ मुलाकात की इजाजत होगी। कोई दोस्त और रिश्तेदार जो दूर के हैं। हम मवेशी मंडियों की बात कर रहे थे, लेकिन मवेशी मंडियों के साथ साथ आपको पता है ना कि 14 मंडियां लगाई गई थी कानूनी तौर पर कराची के अंदर। मुर्तज़ा वाब साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था। हमारे ही इस चैनल के एक एंकर हैं जो प्रोग्राम करते हैं, जाल सैयद सादुर रहमान, उन्होंने कराची के हर कोने को, किसी कोने को नहीं छोड़ा। जहां जहां गैर कानूनी मवेशी मंडी थी वहां ये पहुंच जाते थे हमारे एंकर, और फिर वहां पर गुलबर्ग भी गए थे। गुलबर्ग में भी लड़कों को जो है वो अरेस्ट करवाया, FIR होती थी और फिर वो मंडियों का खात्मा किया जाता था। इसी तरह जिला वस्ती में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की हिदायत पर KMC और टाउन इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। खैर अब तो एक दिन रह गया है, आगाज क्या किया, आगाज पहले से हो चुका है। ऑन अ सीरियस नोट, 1 महीने से ये काम चल रहे थे। अच्छा, ये जो है निगरानी में हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मुर्तजा की, और गुलबर्ग चौरंगी से प्याला होटल तक मुकम्मल मंडी वागजार करा ली गई है। मंडी लगाने वाले ये अभी कल ही की तो बात है कि वो पूरा रश हुआ था वहां पर, कहाँ हुए? मंडी तो अभी भी लगी हुई है और ट्रैफिक की रवानी बहुत शदीद मुतासिर है वहां पर। मंडी लगाने वाले माफिया है जिसका सरगना मुनीर बाड़ेवाला है। अच्छा भाई, मुनीर बाड़ेवाला होशियार हो जाइए। NTN की टीम जो है वो मुस्तैद है और बार बार इसी जगह पर ऑपरेशन किया जाएगा और वहां बिल्कुल मंडी नहीं लगने दी जाएगी, क्योंकि मेन शाहरा है, मेन ट्रैफिक की रवानी वहां से आती है, पूरा सेंट्रल कराची को कनेक्ट कर रही होती है पूरे कराची से। तो जो ऑपरेशन के दौरान दीगर साथियों के साथ मौके से फरार हो गया सरगना जो है मुनीर बाड़ेवाला। मुनीर बाड़ेवाला बछड़ी की रफ्तार से भागता हुआ जो है वो फरार है। बहरहाल पकड़ा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने बताया कि 5 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और 20 जानवर जब्त कर लिए गए हैं। देखे ना, नुकसान फिर आप ही लोगों का है। उन्होंने बताया कि अवाम इस गैर कानूनी मवेशी मंडी से परेशान थी। अब देखे ना, वहां पर हॉल इतनी खूबसूरत, वो गुलबर्ग चौरंगी की लाइन है, गुलबर्ग उसको गुल की वजह से नाम दिया गया है। वहां पर फ्लावर शॉप्स हैं, तो फ्लावर शॉप्स हैं वहां पर शादी हॉल से इतने खूबसूरत लगती थी वो लाइटिंग, लेकिन क्या हुआ, वो शादी हॉल सारे गैर कानूनी जो थे वो मस्मार कर दिए। अब वो सारे बिल्कुल ऐसे हुए में कि जैसे खंडर। अब वो जो मिनटों का सफर था वो घंटों में भी तय करते थे। इस वजह से सिर्फ किया क्योंकि वहां पर जो ट्रैफिक की रवानी हो मुतासिर ना हो। तो फिर उसी रोड पर आप लोग अगर मंडी लगाएंगे तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ सख्त फैसले किए जा रहे हैं। किसी को भी गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें भी शामिल करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और शाहीन फोर्स ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है और पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ है, जिसके नतीजे में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ठीक है। ये जो ड्रग डीलर्स है ना, इनके बारे में मैं जरा सा कुछ बताता हूँ कि बड़ा एक नेटवर्क है
कराची के अंदर बहुत बड़े बड़े ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत बड़े बासर ख़ानदान हैं जो ये मनशियात का गोरख धंधा और ये पूरा कारोबार चलाते हैं। और इनकी रोज़ाना की एक दिन की यौमिया अगर कमाई की बात करें तो 50 से 60 लाख रुपए इनकी कमाई होती है, और विच विल बिकम ऑलमोस्ट कोई 15-16 करोड़ रुपए महीने की इनकी जो है वो ये बन जाती है अर्निंग। और इनको पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है कि आपने किस तरह से ये पूरा ड्राइव करनी है, कहाँ से ये मंशियात आएगी, कौन सी लैब से बनेगी, कौन से खेतों से निकल के और ये जो वीड और दूसरी चीज़ें हैं ये आएंगी और कैसे प्रोसेस्ड होंगी, और फिर उसके बाद ये आम जो कॉलेजेस हैं, आम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नौजवान हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। और बिलाल मेरे ख्याल में जितने भी नौजवान नस्ल है सब लोग जैसे जब भी एडोलेसेंस की एज में आते हैं वो बच्चे है ना जरूर सिगरेट तो ट्राई करना चाहते हैं, तो इसी तरह से दूसरी ड्रग्स भी अगर उनके हाथ लगे तो वो भी ट्राई करना चाहेंगे, और एक दफा वो ट्राई कर लें और वालिदैन की तरबियत का या फिर उनकी मतलब रोक टोक ना हो उन बच्चों पर, तो वो फिर एडिक्ट हो जाते हैं। और जब वो एडिक्ट हो जाएंगे तो वो पार्टीज वगैरह और दूसरी और चीजें होती हैं जहाँ पर ये ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं, तो ये माशरे का नासूर है। और इससे नौजवान की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर और खास तौर पर ये जो हॉक्सबे साइड पर हट हैं और उसके साथ साथ जो हाईवे पर जाती है, सबको पता है, पुलिस की निगरानी में हो रहा होता है और उनको चाहिए कि इस चीज को देखें और इस नौजवान नस्ल इससे हमारी मुतासिर हो रही है, तो इस चीज को जरा इस पे नजर सानी कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो ऑपरेशन हुआ, भारी नफरी और शाहीन फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया, जबकि इलाके को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया और कॉटन ऑफ किया गया और उसके बाद दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान इलाके में मनशियात फरोशी और असले की तरसील में भी मुलव्विस थे। अब देखें ना, आप जब आप मनशियात के हैबिचुअल हो जाते हैं, ड्रग्स इनटेक करते हैं, उसके साथ साथ दूसरा काम क्या करते हैं आप, ये लाजिम मलजूम है, आप एक इलीगल वेपन आपको दिया जाता है, फिर आपको ये कहा जाता है, पूरा नेटवर्क है, पूरा मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कि आपको ये कहा जाता है, पहली दफा आपको ड्रग्स दिया, आपको चस लग गई, दूसरी दफा दिया आपको मजा आने लगा, तीसरी दफा जब आपको तलब होने लगी तो उस तलब के साथ साथ वो आपको एक वेपन देते हैं और उस वेपन के साथ कहते हैं कि कोई भी मोबाइल चोरी करके लाओ, कोई भी बाइक चोरी करके लाओ, उसके बाद तुम्हें मजीद ड्रग्स दी जाएगी। अच्छा, बाइक बेचने के भी एक रेट है 70 से 80 हज़ार रुपए, मोबाइल बेचने के भी 40 से 50 हज़ार रुपए वो आपको देते हैं और फिर आपको उतने ही दिन का मवाद देते हैं। तो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर बाइक भी देनी है चोरी करके और मोबाइल भी देना है और फिर बहुत ही सतह पर बैटरी चोरी करके, मतलब ये मनशियात तक की बात नहीं रुकी, आगे ये सब कार्रवाइयां भी हैं। बिल्कुल, अब मनशियात से डायरेक्ट हम छलांग लगाते हैं और जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। इसका हरगिज़ मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है और इलॉन मस्क में। अच्छा, इनके ये जो इख्तलाफात है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गए। ये तो मैं उसी दिन से देख रही थी जिस दिन मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं और इलॉन मस्क खड़े हाथ बांधे खड़े हुए हैं, एक आंख पे ब्रूस इनके नजर आ रहा है। तो ठीक है, वो इनके अंदरूनी मामलात होंगे, लेकिन जिस तरह से इनकी गुफ्तगू चल रही थी ना उससे मुझे लग रहा था इनके अंदर कुछ तफखलिश चल रही है। इलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़े का मुतालबा कर दिया है और ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश कर दी। अच्छा, ओके, दोनों रहनुमाओं के इख्तलाफात में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से 14% तक गिर गए हैं, जबकि नासा सरबराही के लिए जो इस वक्त नामजदगी है नाम की वो वापस ले ली गई है, जबकि अमेरिकी सदर ने एलन मस्क की सिफारिश पर जो इंतखाब किया था वो एलन मस्क ने नई सियासी जमात बनाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। मतलब बात इस हद तक ये चली गई। एलन मस्क ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा इंकिशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टेन फाइल्स मंजर आम पर नहीं लाई गई हैं और ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन की फाइलों में मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि याद रखें सच एक दिन जरूर सामने आएगा। ठीक है, ये तो दिस इज गोइंग टू बी अ कोल्ड वॉर आई थिंक। ये जो दोनों एक ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको दुनिया जानती है, जबकि दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्पॉन्सर किया डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को, और जाहिर है वो ट्विटर पे सिर्फ सीईओ नहीं है बल्कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी इसी के साथ साथ अमेरिकी हुकूमत की भी खबर शामिल कर लेते हैं, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 4 खातून जजेस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी इल्जाम लगाया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 4 जजेस
गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस रही हैं। वाह। उन्होंने बताया कि इन जजेस ने अमेरिका और इत्तेहादी इसराइल को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया। अच्छा, वहां पर भी यही हो रहा है जो भारत में हो रहा है, जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है उनको उन पर किसी ना किसी तरह उनको दबाव डाला जाता है। इसी तरह वहां पर भी इसराइल को बोलने पर यूनिवर्सिटी के तलबा पर, जैसे आपको बताया कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी थी, गैर कानूनी तौर पर कह रहे हैं कि इत्तेहादी इसराइल को निशाना बना रहे हैं। भाई गैर कानूनी कहाँ हो गया? इसराइल तो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैला रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजेस पर पाबंदियों का बाइस बना। जबकि दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि वो जजेस और अदालती अमले के साथ हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें भी हैं वो शामिल करते हैं। फलस्तीन के हवाले से बात कर लेते हैं। फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। अपने बयान में हमास के रहनुमा खलील हया ने कहा है कि हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ रद्द नहीं की थी, बल्कि कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। और खलील हया का कहना है कि हम एक नई संजीदा मुज़ाकराती कोशिश के लिए आमादा हैं, जिसका मकसद मुस्तकिल जंगबंदी मुआहिदा हासिल करना है। जबकि वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने भी जंगबंदी के हवाले से अमरीकी मुआहिदे को तस्लीम करते हुए इस पर दस्तखत किए थे, लेकिन हमास ने इस मुआहिदे को कबूल नहीं किया था। दिस इज ऑल, मैं कहता हूँ कि एक वर्ड यूज नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी बात है। जंगबंदी हो रही थी, हुई है, मुआहिदा भी हुआ है, लेकिन मुझे याद है कि हमने एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर फरवरी के अंदर, ये जो मुआहिदा हुआ है, और ऑलमोस्ट कोई एंड ऑफ जनवरी के अंदर, लेकिन इस मुआहिदे का पास नहीं रखा इसराइल ने। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर वो जो मुआहिदा था सेटलमेंट का, आफ्टर 2 days वो बम्बार्डिंग शुरू हो गई, वो बिल्डिंग को कोलैप्स करना, वो बच्चों को कत्ल करना, उनको मर्डर करना, उनको जो है बॉम्बार्ड करना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो ये एक तरफा नहीं है। अगर आप ये देखें तो ये एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इसराइल है। हाँ, लेकिन इस दफा हमास ने मुआहिदा क्यों नहीं कबूल किया? भाई मुआहिदा वो कबूल इसलिए नहीं करते कि मुआहिदा होता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि ये सेटलमेंट हो गई है, लेकिन यहाँ पे फलस्तीनी जो तंजीमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ये दावा किया कि यूएन की जानिब से ये कहा गया कि भाई वहाँ के रास्ते खोले जाएं, गजा के फूड दिया जाए, पानी दिया जाए, जो सप्लाई है फूड चेन की वो की जाए। अच्छा। अभी तक एक ट्रक भी वहाँ पर नहीं पहुंचा था, आपको पता है? तभी तो नहीं मुआहिदा हो रहा, और दुनिया को बताया जा रहा है कि मुआहिदा हो रहा है, मुआहिदा हो रहा है। तो कैसा मुआहिदा है कि जब वहाँ पर जो अशिया खुरनोश नहीं पहुंच रही, जो उनके बेसिक नेसेसिटीज हैं, जब वो पूरी नहीं होंगी तो फिर बेसिक को छोड़े आप, यूनाइटेड नेशन के ये ट्रम्प भाईजान के ये जो कुछ बनाए हुए रूल्स हैं, जंग के कवानीन है, कहाँ गए वो? कहाँ है कवानीन? वियना कन्वेंशन को जब आप नहीं खातिर में लाएंगे तो फिर कौन सी जंग? और ये तो फिर आप दहशतगर्दी कर रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। भाई मुसलमान दहशतगर्द कहाँ से हो गए? आप लोग अपनी ही इनसाइड जॉब करते हैं, फिर उसको प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम देके दूसरे ममालिक पर हमला करते हैं और खुद ही दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर। ठीक है, बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिजिकल सेट पे मौजूद होंगे और इंसानी खिदमत करने वाले इदारे से एक फरिश्ता हमारे साथ मौजूद होगा। उनसे जानेंगे कि किस तरह से खिदमत की जा रही है और खल्के खुदा की खिदमत के समरात क्या होते हैं। What would be फरिश्ता, क्योंकि वाकई What would be the consequences? इसका आखिरत में क्या जो है वो हुकूकुल इबाद इस वक्त पूरे तरीके से कर रहा है ना, तो वही खुदा के नज़दीक सबसे बेहतरीन बंदा है। तो स्टे विद अस।